फिल्म एलियन 1979 का वो सीन जब नोस्ट्रोमोस स्पेसशिप के क्रू ने LV-426 ग्रह या ये कहे गए चांद पर इंजीनियर्स का यान देखा। ये इस कहानी का काफी यादगार पल रहा क्योंकि इसने कई नए सवालों को जन्म दिया और 31 साल बाद हमें इसके बारे में और जानकारी मिली जब प्रोमेथियस फिल्म को रिलीज किया गया। नोस्ट्रोमो भी वेलेन यूटानी का अंतरिक्ष यान था। उन्हें LV-426 से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था जिसकी जांच के लिए वो इस ग्रह पर आए। उन्होंने एक बहुत बड़ा और पुराना एलियन अंतरिक्ष यान देखा था जिसे इंजीनियर्स ने बनाया था। वैसे उस समय ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर तो नहीं था कि असल में ये अंतरिक्ष यान किसका है, मगर अब हम काफी कुछ जानते हैं कि असल में ये इंजीनियर्स का ही यान था क्योंकि अंदर उन्हें एक एलियन पायलट का ढांचा मिला जिसे फैंस ने स्पेस जॉकी का नाम दिया और इस यान पर थे जेनोमॉर्फ के अंडे जिससे फेस हगर्स निकलते हैं। यकीनन ये अंतरिक्ष यान भी पृथ्वी की ओर ही जा रहा था ताकि इंजीनियर्स अपनी रचना को मिटा सके, यानी इंसानों को। पर इंसानों की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गए और इंजीनियर्स का अंतरिक्ष यान यहाँ इस ग्रह पर क्रैश हो गया। वैसे तो ये थीरीज है मगर इसका तुक बनता है क्योंकि अब काफी सबूत हमारे पास है। ये फिल्में देखने के बाद इंजीनियर्स और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंजीनियर्स का अंतरिक्ष यान जिसे जगरनॉट नाम दिया गया है वो काम कैसे करता है, क्योंकि इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत अलग है और इसमें कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। प्रोमेथियस में हमने देखा कि होलोग्राम में इंजीनियर्स एक फ्लूट यानी बांसुरी का इस्तेमाल करके अपने यान को शुरू करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेविड नेविगेशन सिस्टम को चालू कर पाया था जब वो पहली बार यान के उस हिस्से में गया था। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि इतनी उन्नत सभ्यता जो ग्रहों को आबाद करने की शक्ति रखती है, इतने एडवांस स्पेस ट्रेवल वाले शिप को शुरू करने के लिए वो इतना सिंपल और पुराना इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करेंगे? इसका जवाब काफी दिलचस्प है और इससे हमें यह समझने में भी मदद मिलती है कि जब डेविड और एलिजाबेथ शॉ इंजीनियर्स के ग्रह के लिए निकले थे मगर प्लेनेट पोर पर वो क्रैश हो गए, क्या डेविड को इंजीनियर्स का अंतरिक्ष यान चलाना नहीं आता था या कोई और बात थी? खैर, इसके अलावा जो अंतरिक्ष यान हमने प्रोमेथियस और एलियन कवनेंट में देखा उससे भी बड़े बड़े यान प्लेनेट पोर पर होने चाहिए थे मगर वो नहीं थे। फिल्मों के अलावा इन सवालों के जवाब इंटरव्यूज, कॉमिक्स और इंटरनेट पर मौजूद लोगों के रिसर्च से पता चलती है। हालांकि इसमें ज्यादातर तो थीरीज ही है मगर वो इस कहानी पर पिट बैठती है। असल में इंजीनियर्स के यान का नेविगेशन सिस्टम संगीत से इसलिए ऑन हो जाता ताकि ये इंश्योर हो सके कि पायलट वाकई ही एक जीवित और इंटेलिजेंट बीइंग है, न कि कोई रोबोट या फिर कोई और चीज, क्योंकि वो संगीत असल में एक पासवर्ड की तरह ही काम करता था जिस तरह हम लोग अपने फोन के लिए फिंगरप्रिंट या फेस का यूज करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डेविड भी तो एक रोबोट था और इंजीनियर्स का शिप किसी जीवित और इंटेलिजेंट बीइंग को ही एक्सेस देता था, तो असल में वेलेन ने डेविड को एक ह्यूमनॉइड बनाया था। उसके बाल बढ़ते थे, उसमें जज्बात थे, लगभग वो इंसानों की तरह ही था, इसलिए वो शिप को एक्सेस कर पाया या ये कहे कि उसे धोखा दे पाया। मगर ऐसा भी नहीं है कि ये अंतरिक्ष यान सिर्फ संगीत से ही चलते हैं। इसे चलाने के लिए हमेशा एक पायलट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने प्रोमेथियस को इंजीनियर्स को इसमें बैठते हुए देखा था। बस शुरुआत संगीत से होती है, यानी ये ऑन ऑफ बटन है। बाहर से ये अंतरिक्ष यान एक बड़े सिमेट्रिकल विश्वबून वाले आकार जैसे है जिसमें दो सींगों के बीच एक खास सेक्शन है जो ऊपर की तरफ झुका हुआ है। ये यान असल में एक प्राचीन सिंबल जैसा है जिसे ओरोबोरस कहते हैं, जो एक ना खत्म होने वाले चक्कर को दर्शाता है, खासकर ऐसी चीज को जो अपने आप को लगातार खत्म करती और बनाती है। जैसे कि इंजीनियर्स जब भी किसी जीवन की रचना करते हैं और अगर उनके हिसाब से उसमें कोई कमी या खामी हो तो वो उसे खत्म करके एक नई जीवन को बनाने में लग जाते हैं। इस अंतरिक्ष यान की लंबाई 170 मीटर है और चौड़ाई है 116 मीटर। प्रोमेथियस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो इस यान के बारे में बड़ी ही दिलचस्प जानकारी तक ले जाते हैं। जब डेविड उस यान के कंट्रोल रूम में पहली बार आया था तो उसने वहां कुछ अंडों जैसे बटन्स को भी प्रेस किया था और उनसे आवाज निकलती है जैसे कि वो टच का रिएक्शन दे रहे हो। जब क्रू इंजीनियर से मिलता है, अगर आप ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे कि उसका सूट उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है,
ये बायो सूट पैरों से लेकर गर्दन तक था। जैसे कि हम जानते हैं, इंजीनियर्स बायो इंजीनियरिंग यानी जीवन को बनाने और उसे बदलने में काफी माहिर है, इसलिए उनके सूट्स भी बायो इंजीनियर्ड है और शायद उनके शरीर के जीवित हिस्सों की तरह काम करते हैं। आसान शब्दों में उनका सूट उनके शरीर का ही एक हिस्सा है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि उनकी हर टेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग और बायो मटेरियल से ही जुड़ी होगी, यहाँ तक कि उनका अंतरिक्ष यान भी, जो इस सवाल को जन्म देता है कि क्या इंजीनियर्स का अंतरिक्ष यान जिंदा है या कम से कम खास इससे ऑर्गेनिक तो जरूर होंगे। बायो इंजीनियरिंग की कला वो लाखों साल पहले ही सीख चुके थे। ये मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम इंसान अपने स्पेसशिप्स, कार्स और दूसरे मशीनी चीजों को अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन चूंकि इंजीनियर्स बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में बहुत एडवांस थे, वो अपने स्पेसक्राफ्ट में जीवित ऑर्गेनिज्म को भी शामिल करते हैं। इसीलिए तो अंतरिक्ष यान अंदर से बहुत ही अलग आकार का है, सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी। हड्डियों जैसी दीवारें, गोल आकार के रास्ते और शिप के कुछ हिस्से ठंडे भी थे, यहाँ तक कि ये शिप खुद से ही ऑक्सीजन बना रही थी। प्रोमेथियस के अंत में जब इंजीनियर्स अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए उस विशाल सीट पर बैठ जाता है तो मानो जैसे वो उसका हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उस समय ये शिप एक जीवित चीज से संपर्क में आया था। दूसरा, जब प्रोमेथियस का क्रू पहली बार उनके यान में गया, खासकर टेम्पल में, तो उस जगह का टेक्सचर बदलने लगा था, मानो जैसे शिप ने किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर लिया हो और एनवायरनमेंट को बदलकर उसका जवाब दिया हो। क्रू ने यह भी नोटिस किया कि शिप के अंदर कुछ ऐसा है जो वातावरण को बना रहा है। तो ये मुमकिन है कि शिप में एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो इंजीनियर्स के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हो, या फिर शिप का ऑर्गेनिक हिस्सा खुद ऑक्सीजन की जरूरत रखता हो। अजीब है ना। इसके अलावा इंजीनियर जब बांसुरी बजाता है ताकि नेविगेशन सिस्टम का एक हिस्सा एक्टिवेट हो सके, ये आवाज सही फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए ताकि शिप के ऑर्गेनिक हिस्सों के साथ कम्युनिकेट कर सके और शिप को एक्टिवेट कर सके। होलोग्राम में डेविड ने ये देखा भी और वो आवाज सुनी भी। अगर डेविड की जगह उस फ्लूट का संगीत किसी इंसान ने सुना होता तो शायद ये मुमकिन ना था कि वो इंजीनियर्स को जगा पाते या शिप को ऑन कर पाते, पर चूंकि डेविड एक एआई है और उसने हूबहू वही धुन कॉपी की, इसलिए वो पहले ही कोशिश में नेविगेशन सिस्टम को ऑन कर पाया। यह एक रेफरेंस हो सकता है स्ट्रिंग थ्योरी की, जो ये समझाने में मदद करता है कि सब कुछ वाइब्रेशन से बना है। तो एक खास फ्रीक्वेंसी बजाकर इंजीनियर्स इंटरस्टेलर ट्रेवल का एक्सेस पा लेते हैं और अंत में जब प्रोमेथियस इंजीनियर्स के शिप से टकराता है तो तब भी एक आवाज सुनी जा सकती है अगर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी की साउंड है, शायद उस समय इंजीनियर्स के शिप का रिदम टूट गया। इस बात का सबूत हमें एलियन कवर्नेंट में भी मिलता है कि इंजीनियर्स का यान बायोमैकेनिकल है, इसलिए आपको फिल्म का वो सीन देखना होगा जब डेविड और एलिजाबेथ शॉ प्लेनेट 4 या जिसे पैराडाइज कहते हैं उस पर पहुंचे। अगर यहाँ आप ध्यान दे तो डेविड जिस शिप को यहाँ लाया था उससे कई गुना बड़ा और विशाल शिप जो कि डॉकिंग स्टेशन और सुरक्षा का काम करता है वो भी वहां तैर रहा था, मगर बाद में ये हमें फिल्म में कहीं नहीं दिखा क्योंकि ये क्रैश हो गया था। ये तब हुआ जब डेविड ने इस ग्रह पर उस काले पदार्थ को छोड़ा था। अब चूंकि इंजीनियर्स के शिप पूरी तरह से मैकेनिकल नहीं बल्कि बायोमैकेनिकल है, तो इस काले पदार्थ का उस शिप पर भी असर हुआ जिससे वो क्रैश हो गया। और सेम यही चीज उस शिप के साथ भी हुई होगी जो डेविड और शॉ यहाँ लाए थे। इस वीडियो में हमने आपको दो अहम जानकारी दी इंजीनियर्स के शिप के हवाले से। एक तो वो संगीत का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा उनके शिप बायो मैकेनिज्म पर चलते हैं। खैर ये वीडियो उनके लिए इतनी खास नहीं हो सकती जो इस यूनिवर्स से वाकिफ नहीं, पर जो जानते हैं तो उनके लिए काफी दिलचस्प है। इसके अलावा इस सीरीज को लेकर हमने 2 वीडियोस पहले ही पब्लिश कर दी है जिसमें हमने इस एलियन यूनिवर्स की और भी जानकारी दी है। ये तीसरी है और शायद और भी आए। आप बताएं इस बारे में आपका क्या ख्याल है। एलियन यूनिवर्स के बारे में हम आपके साथ ऐसी बहुत सी छुपी हुई जानकारी शेयर करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।